टीसी के इस व्याख्यान में आपका स्वागत और आभार। इतिहास के जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि दो भागों में विभाजित है, वो है जनपद और महाजनपदों का उदय, और इसका सीधा संदर्भ छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी प्राचीन भारत से है। और जैसा कि मैंने आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में पिछले दो व्याख्यानों में बताया था, एक पृष्ठभूमि बताई थी आपको, उसके संदर्भ की, उसकी जो सिग्निफिकेंस है भारतीय इतिहास में, उनकी क्यों इस शताब्दी को कई इतिहासकार बड़ा एक निर्णायक शताब्दी मानते हैं, एक्सियल पीरियड कहा जाता है, एक्सियल सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद की जो घटनाएं हैं भारतीय इतिहास में, या जो संस्थागत विकास है, चाहे शहर का हो या राज्य व्यवस्था का हो, चाहे अर्थव्यवस्था और समाज से जुड़े अन्य आयाम हो, वो काफ़ी दीर्घकालिक रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन संस्थाओं की, जिन परंपराओं की, जिन परिपाटियों की उत्पत्ति इस समय होती दिखती है, वो मध्यकालीन भारत में भी और आधुनिक भारत का भी हिस्सा रहे हैं। कई क्षेत्रों की एक अलग पहचान बनी इस समय, और उसी का सीधा तात्पर्य जनपद के उदय से है, और वह पहचान आज तक उन क्षेत्रों की बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि एक क्षेत्र अपनी इंडिविजुअलिटी इतिहास में पहली बार इस शताब्दी में दर्ज कर रहा है, और उसी का उल्लेख हमें साहित्यिक स्रोतों में जनपदों के तौर पर देखने को मिलता है। और अंतोगत्वा ये जनपद, जो कि जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी उत्तर भारत में खास तौर पर, और ये सभी जनपद का विलय होकर महाजनपद बने, जिसकी संख्या लगभग 16 के बराबर बताई जाती हैं, और समकालीन सभी स्रोतों में आपको 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है। लगभग 13 से 14 जो महाजनपद हैं वो तो सीधे तौर पर समान सभी स्रोतों में देखने को मिलते हैं। बाकी दो महाजनपद में थोड़ा अंतर अलग अलग स्रोतों में होता है, परंतु यह एक लगभग सेटल्ड इशू है कि इस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में खासकर कर उत्तर भारत में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। अब जब मैं जनपद और महाजनपदों की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो परिवर्तन और बाकी जो ऐतिहासिक माहौल इस शताब्दी का रहा था वो कम महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इतिहास में एक विषय के तौर पर हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को अलग तरीके से पढ़ते हैं, परंतु अगर आप एक प्रोसेस सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से हुई, और उसके किस प्रकार से परिणाम हुए, या इसका आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हमें और चीज़ों में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जिसको समझकर, जिसको पढ़कर इतिहासकार इस परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो समानांतर या समकालिक जो परिवर्तन अर्थव्यवस्था में, समाज में, धर्म में होता दिखता है, उसका भी एक अंदाज़ा होना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा इस व्याख्यान में कि हम लोग उन टेंजेंट्स को भी समझ पाएं जो समानांतर और समकालिक परिवर्तन रहे थे जनपदों और महाजनपदों की उत्पत्ति का। एक और राइडर मैं शुरू में आपके समक्ष रखना चाहता हूं, वो ये है कि इस विषय को समझने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी इतिहास के विद्यार्थी के लिए, वो है राज्य व्यवस्था के उदय की। और
किस प्रकार राज्य व्यवस्था भारतीय इतिहास में जन्म ले रहा है, उसकी जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं स्टेट सिस्टम की, वो कैसे हमें इतिहास में उपस्थित अब दिखने लगते हैं। और आप कह सकते हैं कि कुछ इस प्रक्रिया के कुछ जो अंश हैं वो हमें इस काल के पहले यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही शैशव अवस्था में देखने को मिल जाते हैं, और वही ज़्यादा सघन तरीके से और व्यवस्थित तरीके से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। जैसे अगर आप राज्य व्यवस्था की कल्पना करें और आप समझें कि एक राजा होता है, उसका एक मंत्री परिषद होना चाहिए, उसके लिए राजस्व व्यवस्था होनी चाहिए, उसके जो नौकरशाह हैं या मंत्री परिषद है या सेना है जिसे हम स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं, स्थायी सेना कहते हैं। तो अगर इन आयामों को देखकर हम किसी राज्य व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं तो ये सभी तत्व आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद और खास कर महाजनपदों के संदर्भ में देखने को मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी आप कह सकते हैं कि इंसिपिएंट फॉर्म जो है इन प्रक्रियाओं का, इन संस्थाओं का, वो भी हमें देखने को मिलता है और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है समाज में विभेदीकरण का। जब आप किसी प्राचीन इतिहास में राज्य व्यवस्था के उदय की परिकल्पना करते हैं तो आपको प्रक्रियात्मक तरीके से यह भी समझना होगा कि एक बराबरी का समाज में या जिसमें आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, वैसे समाज में राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो समाज विभेदीकृत और समाज का विभेदीकृत होना एक तरह से आप कह सकते हैं कि एसेंशियल प्रीरिक्विजिट है राज्य व्यवस्था के उदय की। और कैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हमें उस समाज में जो वैदिक समाज रहा या जो उत्तर वैदिक समाज रहा, उसके पश्चात नए सामाजिक वर्ग, नए सामाजिक समुदाय, नए सामाजिक कैटेगरीज, सोशल कैटेगरीज हमें देखने को मिलने लगते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि व्यापारियों का बड़ी संख्या में आना और उनके क्रियाकलापों का जिक्र समकालीन स्रोतों में होना, उसके साथ साथ जो पैसे का लेन देन है, क्वाइनेज सिस्टम है, मेटालिक क्वाइनेज सिस्टम है, इन सभी व्यवस्थाओं का भी छठी शताब्दी में आ जाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आधार हैं और इनके अभाव में एक जटिल राज्य व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और जैसे जैसे जनपद महाजनपद में विलीन होते जा रहे हैं और महाजनपद अंतोगत्वा हम देखते हैं मौर्य काल तक आते आते वो एक साम्राज्य का स्वरूप ले लेता है, एक टेरिटोरियल एम्पायर का स्वरूप ले लेता है, तो कैसे इन सभी प्रक्रियाओं का, जो कि सतह पर तो राजनीतिक प्रक्रियाएं लगती हैं, परंतु इसके अंदर जो अंडरलाइंग रियलिटी है वो समाज का विभेदीकरण, वो अर्थव्यवस्था का जटिल होना वगैरह भी है, और उसकी चर्चा हम लोग इस व्याख्यान में करेंगे। मोटे तौर पर अगर मैं यह शब्द आपके समक्ष रखूं जनपद, तो शाब्दिक अर्थ तो है कि भाई जन का मतलब होता है लोग, और आप कह सकते हैं प्राचीन भारतीय संदर्भ में, वैदिक संदर्भ में, ऋग्वेद में जिस प्रकार से इसका उल्लेख मिलता है, जन का मतलब आप कह सकते हैं एक ट्राइब से, एक कम्युनिटी से, जो आसपास रहते हों, एक साथ रहते हों, और वह कम्युनिटी, वह ग्रुप जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में विचरण करता है, पद का मतलब पैर का मूवमेंट, और जिस इलाके में वो विचरण करते हैं वह इलाका जनपद।
तो शाब्दिक शाब्दिक रूप में तो यह मतलब हुआ, परंतु अगर इसकी एक ऐतिहासिक समझ या इसकी एक राजनीतिक समझ हम बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं जनपद, इसका सीधा तात्पर्य एक इलाके से होता है, जो कि एक विशिष्ट इलाका है, जो कि एक परिसीमित इलाका है। और ध्यान रहे कि उत्तर वैदिक काल तक या अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो जो राजनीति थी, जो व्यवस्था थी, लोगों के बीच राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, परंतु उसका आधार, उस सत्ता का, उस प्रभुता का आधार किसी क्षेत्र विशेष पर रूल करना नहीं है या किसी क्षेत्र विशेष पर उनका अधिकार नहीं है, बल्कि लीनियज ग्रुप पर अधिकार है। यानी जो परिवार है या जो उसके सगे संबंधी हैं, जो किन ग्रुप जिसे कहते हैं सोशियोलॉजी में, किन ग्रुप का एक राजा है। और इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे राम का ही संदर्भ अगर आता है, अगर आप एपिक ट्रेडिशन की बात करें तो राम को रघुकुल भी बताया जा रहा है, या कुरु राजा, महाभारत में कुरु जो फैमिली ग्रुप है, किन ग्रुप है, उसके राजा। तो राजा का संदर्भ वैदिक अगर आप संदर्भ खोजें तो किसी कुल विशेष से होता है, परंतु अब जो राजा है वो अब कुल विशेष का राजा न होकर क्षेत्र विशेष का राजा होता जा रहा है। और इसी जब हम राजा जैसी संस्था का कुल से क्षेत्र में बदलते आधार को देखें तो इसका सूचक जनपद है, यानी एक इलाका जिस पर एक सांस्कृतिक एकरूपता है, एक राजनीतिक एकरूपता है। और जब सांस्कृतिक एकरूपता की बात करते हैं तो यहां संदर्भ आप कह सकते हैं कि भाषा से हो सकता है, रीति रिवाज से हो सकता है, खान पान से हो सकता है, एक तरीके से जो चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो इतिहास में प्रदत्त एक रूपताएं हमें देखने को मिलती हैं, वो इन्हीं कारणों से संभव हो पाया। अगर किसी क्षेत्र विशेष में या एक किसी क्षेत्र विशेष की पहचान उसकी भाषा से है, उसकी विशिष्ट भाषा से है, या उसके खान पान से है, या उसके रख रखाव से है, या उसके नजरिए से है, तो ये उस दृष्टिकोण से छठी शताब्दी ईसा पूर्व काफी फॉर्मेटिव फेज है। यहीं इन चीजों की नींव रखी जा रही है। और जैसे ही ये सारी चीजें एक रूपता दर्शाती हैं, तो इसका प्रतिफल के तौर पर हमें जनपद देखने को मिलता है स्रोतों में। और आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में क्षेत्रों की उत्पत्ति और जनपदों का पदार्पण लगभग समानांतर है और समकालिक है। यानी एक क्षेत्र विशेष की अलग पहचान बनना और जनपदों का स्रोतों में उल्लेख मिलना शुरू हो जाना, ये समानांतर हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो एक क्षेत्र की अलग पहचान जो बन रही है वो केवल भौगोलिक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई आप कह सकते हैं कि मैदानी इलाका है और कोई पहाड़ी इलाका है, या कोई पठारी इलाका है, या कोई वन जंगलों का इलाका है, तो वही एकमात्र पहचान इतिहास में दर्ज नहीं होती क्षेत्रों की। अब अगर आप मगध की बात करें, अगर आप कोसल की बात करें, तो मोटे तौर पर दोनों मैदानी इलाका है, परंतु फिर भी भिन्न है। तो इसके कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं कि एक राजा के अंतर्गत या एक डायनेस्टी के अंतर्गत ये क्षेत्र गवर्न हुए काफी लंबे समय तक, वगैरह वगैरह। तो जनपद उसी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं एक रिफ्लेक्शन है,
इतिहास में हमें ये जो प्रक्रियाएं हैं ये होती नजर आ रही हैं। और क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि जनपद के तौर पर उनका उल्लेख मिलता जा रहा है। तो जनपद का सीधा अभिप्राय सांस्कृतिक एकरूपता से है और इतिहास में क्षेत्र विशेष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, इससे है। अब आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि ये सांस्कृतिक एकरूपता क्यों देखने को मिल रही है, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में लोग पहले नहीं रह रहे थे या दूसरे क्षेत्रों में भी लोग पहले नहीं रह रहे थे। इतिहास काफी पुराना है। अगर आप हड़प्पा कालीन इतिहास को छोड़ भी दें तो भी अगर आप देखें तो जो स्टोन एज है, पैलियोलिथिक पीरियड है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इन सभी इलाकों में लोग रह रहे थे, इन सभी कालखंडों में लोग रह रहे थे। परंतु खेती के आ जाने के पश्चात और सघन खेती खास कर उसके आ जाने के पश्चात एक क्षेत्र विशेष से लोगों का लगाव दीर्घकालिक होता गया, क्योंकि खेती जो है वो सामूहिक आर्थिक गतिविधि है। आप अकेले खेती नहीं करते, उसमें सामूहिकता जुड़ी हुई है, वो एक एम्बेडेड फैक्ट है। और खेती पशुचारण के समान नहीं है कि आप एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहें चारे के खोज में, जानवरों के चारे के खोज में, और जीवन यापन आपका चलता रहता है। खेती में आपको फसल उगाने के लिए एक इलाके में, एक क्षेत्र में लंबी अवधि तक रहना होता है। आप बीज बोते हैं, फिर उसके बाद उसकी कटाई होती है और ये साइकिल कई वर्षों तक चलता है। तो जो आप कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट है वो एक जगह पर लंबी अवधि तक जुड़े रहने का है। और खेती के आने के पश्चात ये जुड़ाव जो है लोगों का एक क्षेत्र विशेष से, वो और सघन होता गया। और इसके फलस्वरूप जो जन उस इलाके में रह रहे हैं उनके बीच भी जुड़ाव ज्यादा सघन हुआ, उनकी विशिष्ट पहचान बनी। और इस समय तक, जनपदों की उत्पत्ति के समय तक, ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्षेत्र के लोग अंदर से भावनात्मक तरीके से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक तरीके से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी भाषा समान रही होगी, रीति रिवाज समान रहा होगा, खान पान समान रहा होगा, चीजों को देखने का नजरिया समान रहा होगा। परंतु दूसरों से, उस इलाके के बाद दूसरे इलाके में अगर कोई और लोग रह रहे हैं तो उससे एक पृथकता का भाव, उससे एक अलग होने का भी भाव इसमें समाहित होता है। तो जब हम जनपद की बात करते हैं तो इसमें सांस्कृतिक आंतरिक रूप से एकरूपता और दूसरे इलाके से, दूसरे जनपदों से पृथकता का भाव जुड़ा हुआ है, वो आप इसे अलग नहीं कह सकते। और यही आधार बना प्राचीन भारतीय इतिहास में राजनीतिक संस्थाओं के उदय का। और इसी के इर्द गिर्द, इसी के संदर्भ में राज्य व्यवस्थाएं निर्मित हुई। उसकी जो नींव डली वो इन्हीं अवस्थाओं में डली। इसके कई आयाम हैं। कुछ आयामों की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, आर्थिक आयामों की, और लेकिन आर्थिक और राजनीतिक आयाम के परे अगर आप समाज को भी देखें, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की, तो यहां आपको कई नए सामाजिक वर्ग देखने को मिलते हैं। और ये जो नए सामाजिक वर्ग हैं वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक पृथकता या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसका द्योतक है। तो जैसे अगर समकालीन स्रोतों को देखें तो गृहपति, या संस्कृत में कहें तो गृहपति
का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। ये कौन थे? पहले के स्रोतों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो संभवतः गृहपति या गहपति, पाली टेक्स्ट अगर आप देखें तो उसमें गहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जो ग्रीक ट्रेडिशन में इसे ओइकोस कहा गया है, होमर के समय का वगैरह, लगभग उसी किस्म की एक संस्था जहां व्यक्तिगत गृहस्थियों का पदार्पण हो रहा है जो कि भूस्वामी थे। और कई स्रोतों में एक ब्राह्मण गहपति का उल्लेख किया जा रहा है जिसके पास खेती हेतु 500 हल थे। तो ये एक बड़ी अर्थव्यवस्था की बात यहां हो रही है और उनके पास संसाधनों की बहुतायत थी। और उत्तर वैदिक काल में जो जमीन का सामुदायिक स्वामित्व था वो अब टूटकर व्यक्तिगत होता जा रहा है। वो सामुदायिक स्वामित्व जिस पर विष के द्वारा खेती की जाती थी वो अब टूटता जा रहा है और उसका वो स्ट्रैटिफाइड होता जा रहा है। वो ऊपर नीचे एक परत सा समाज में बनता जा रहा है। और जमीन का धन के स्रोत में उभरने के पश्चात क्षत्रिय और ब्राह्मण शासक वंशों, जिसे हम लीनिएज ग्रुप भी कह सकते हैं, इस पर अधिपत्य और स्वामित्व होता नजर आता है उस इलाकों में। और गृहपतियों की उत्पत्ति का संभवतः यही सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ रहा होगा। तो यहां सीधे तौर पर हम देखते हैं कि गृहपतियों का उदय इज इक्वल टू जमीन के सामूहिक स्वामित्व का क्षय और व्यक्ति मूलक स्वामित्व का आना है। तो अगर आप कहें कि भूमि स्वामित्व के तौर पर हमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो सामूहिक स्वामित्व खत्म होकर जो इंडिविजुअल ओनरशिप है वो बढ़ता जा रहा है और उसी का परिलक्षण आपको गृहपतियों में देखने को मिलता है। समकालीन स्रोतों में बड़े भूपतियों का भी उल्लेख है। खेतीहर अर्थव्यवस्था के सघन होने और उसके भौगोलिक प्रसार के पुरातात्विक और अन्य प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं, साहित्यिक भी, जैसे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर संस्कृतियां। लोहे का खेती में प्रयोग होना शुरू हो जाता है इसी समय। दास, कर्मकार, शूद्रों के श्रम का खेती में प्रयोग होना शुरू होता है। और अतः हम देखते हैं कि आश्रित श्रम और अधिशेष उत्पादन संभव हो पा रहा है इस समय। इन आयामों की चर्चा हम लोग अगले व्याख्यान में थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि अगला व्याख्यान भी मूलतः इसका एक सीक्वल है। धन्यवाद।